तुम एक ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसका पूरा बेस ही पढ़ाई है और फिर तुम्हारा फोकस इस बात पे है कि क्या ना पढूं। कोचिंग सेंटर ना अगर आपको सिरा नहीं पता है ना, वो सिरा दे देता है कि घुसो कहाँ से। ये सोच रहे हो कि मैं अचानक से एक दिन बस जाके IAS की तैयारी जिस दिन करूँगा उस दिन मैं पढ़ूंगा, ऐसा होगा नहीं। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये 12th नहीं है कि तुम्हें पास होना है, ये कम्पिटिटिव एग्जाम है विच मीन्स यू नीड टू बी बेटर देन एवरीबडी एल्स। तो छोड़ने के एटीट्यूड से तुम बेटर कैसे हो जाओगे। लोग पूछते हैं NCERT पढ़ें, सबसे पतली किताब है वो, सबसे पतली किताब है। तुम्हें अगर वो पढ़ने में इतना बोझ आ रहा है ना तो मत करो ये तैयारी, फिर तुम मजाक कर रहे हो। फ़ोन पे एंड कंप्यूटर पे बच्चा इतना टाइम बिता रहा है एंड पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया। AI की वजह से बच्चों ने करा। तो पहले तो रहता था ना पढ़ लिख के कलेक्टर बनेगा क्या, याद है आपको, ये ऐसी स्टेटमेंट बोला जाता था। मेरे ज़िले में एक स्कूल के 0% पास रिज़ल्ट था। 0% पास रिज़ल्ट मतलब कोई बच्चा भी उसका 10th में पास नहीं हुआ, 10th 12th में। तो मैं गई उस स्कूल में विज़िट करने। आप सोच के देखिए, पेरेंट्स कभी स्कूल ही नहीं आए। मैं वो लकीर नहीं जो किस्मत ने खींच दी हो, मैं वो कहानी हूँ जो मैंने खुद लिखी है। जी हाँ, अटल, अड़िग, संघर्ष, लाखों लोगों की प्रेरणा, मेहनत कश, ये सब पर्यायवाची, एक और नाम है इनके पर्यायवाची, वो है ईरा सिंघल। 2015 बैच की IAS अधिकारी, UPSC की टॉपर और अब भारत सरकार में डिप्टी सेक्रेटरी हैं एजुकेशन में। मैम स्वागत है आपका। थैंक यू। मैं तकरीबन 10 बरस पहले आपसे मुलाकात हुई थी, इंटरव्यू किया था, बड़ा अच्छा लगा था। उस दौर में भी वो जो जोश, जो जुनून होता है, आज भी मैं आपके चेहरे पे देख रहा हूँ। थैंक यू। ये 10 बरस का जो सफर रहा, किस तरह से बयां करेंगे हमारे दर्शकों के? मैंने काफ़ी पोस्टिंग्स करी हैं, बहुत सारी जगहों पे तो नहीं, बट दिल्ली में और अरुणाचल के 2 ज़िले ज़रूर देखे। एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी लर्निंग एक्सपीरियंस रहा। बहुत बार मेरे से बच्चे ये सवाल ज़रूर पूछ रहे हैं आजकल कि क्या आपने जो सोचा था वो आप वैसा ही था। तो मेरे लिए तो वैसा ही था। उसका रीज़न ये है, मैं ना बहुत ख्याली पुलाव और बहुत रोज़ी दुनिया इमेजिन करके नहीं आई थी। मैं बहुत रियलिस्टिक इमेजिन करके आई थी और मैं ये भी नहीं सोच के आई थी कि मैं अंदर आऊँगी और मैं अगले दिन सब कुछ बदल दूँगी या सब कुछ हो जाएगा। मुझे पता है कि कदम कदम से बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो उस तरह से आई थिंक मुझे काफ़ी चीज़ें करने को मिली, काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी करनी बची हैं। तो आई थिंक मेरे लिए तो सफ़र अच्छा रहा अभी तक। कुछ मुश्किलें आई, कुछ परेशानियाँ, बट वो लाइफ में होती हैं। वो जाहिर सी बात बस है, सफर का हिस्सा है, मुश्किल वो तो सभी की ज़िंदगियों में होती हैं। हाँ, उसके बगैर तो ज़िंदगी को सोचा ही नहीं जा सकता। बस। लेकिन अमूमन क्या होता है मैम कि ये जो चुनौतियाँ होती हैं, ये जो दिक्कतें होती हैं, हम उनके आगे हथियार डाल देते हैं, अपने को सरेंडर कर देते हैं। लेकिन आपका जीवन ऐसा रहा है और लाखों लोगों के लिए प्रेरणा भी। आपने कभी भी हालातों को अपने ऊपर मजबूत हावी नहीं होने दिया। 10 साल में जब मैं आपसे मुलाकात हुई थी, आप SDM थे, उसके बाद की जो जर्नी है, कहाँ कहाँ है, जिम्मेवारी क्या क्या? मैं उसके बाद MCD में गई, SDM शिप के बाद। वहाँ से फिर कोविड आ गया तो हम लोग थोड़ा टाइम हेल्थ में थे एंड वो तो बहुत ही वैसा पीरियड था, सैड भी था और परेशानियाँ भी थी, बट हमारे लिए ये था कि हमें डेली सड़क पे जाके वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सो काफ़ी सीखने का पीरियड भी था, अपनी कैपेसिटीज़ को एज ऑफिसर्स एक्सप्लोर करने का पीरियड था। सबको कोविड था, उसके बाद भी सब काम कर रहे थे बिकॉज कोई और ऑप्शन नहीं था। फिर उसके बाद आई वाज विमेन एंड चाइल्ड एंड सोशल वेलफेयर विभाग में फॉर सम टाइम। देन रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आई वाज देयर, स्टैम्प ड्यूटी और कुछ और कार्यभार थे वहाँ। उसके बाद मैं अरुणाचल गई, जहाँ पे पहले मैं स्पेशल सेक्रेटरी एजुकेशन थी, उसके बाद मैं ज़िले में DC थी, फिर मैं हेल्थ विभाग में सेक्रेटरी थी एंड उसके बाद फिर मैं दिल्ली आई। बीच में एक आध पोस्टिंग और है छोटी छोटी, दो तीन महीने की, वो मैंने स्किप कर दी है। बट हाँ, अरुणाचल का जो अनुभव है वो हमारे दर्शकों को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि अरुणाचल की स्थिति को लेकर हमेशा एक ऊहापोह सी बनी हुई होती है, बहुत कम जानकारी हमारे पास होती है।
अरुणाचल पहले तो बहुत ही सुंदर जगह है जी आप जितना सोच सकते हैं उससे भी ज़्यादा सुंदर है जी एंड हर जिला हर पार्ट अलग तरीके का सुंदर है बट उस सुंदरता को मेंटेन करने के कुछ बर्डन्स भी होते हैं क्योंकि वो चीज़ का ये मतलब है कि वो अनटच्ड है तो डेवलपमेंट अभी उस लेवल पे वहाँ पहुँचा नहीं एंड सबसे बड़ा जो मुझे लगता है वो यही है कि हमारा नेटवर्क्स का पेनिट्रेशन बहुत धीमे रहा तो जब बाकी का इंडिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ पाया क्योंकि इंटरनेट आ गया टीवी आ गया फ़ोन मोबाइल आ गया वहाँ वो चीज़ें कम आई पहली चीज़ तो आप ये मानिए कि 8 महीने बारिश होती है तो जब 8 महीने बारिश एक पहाड़ी रीजन पे होती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाना प्लस एरोप्लेन भी जो है मतलब जो एयरपोर्ट है वो 2022 में ही आया तब सोचिए कितने सालों तक वहाँ पे एयरपोर्ट ही नहीं था तो गुवाहाटी से 8-9 घंटे की जर्नी सबसे पास एयरपोर्ट या एक डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट वो 4-5 घंटे ईटानगर से बट बाकी जगहों से तो वो भी अभी भी बहुत दूर इंटरनली चॉपर्स हैं बट वो बहुत डेंजरस होते हैं काफ़ी ख़राब हादसे हुए हैं उनके पुराने ज़माने में पुराने क्या कुछ साल पहले तक फिर सो इस वजह से वहाँ डेवलपमेंट कभी उस तरीके से आ नहीं पाया जो हम बाकी के देश में देखते हैं जैसे वहाँ जब रोड बनती है मुझे याद है एक बार मेरे ज़िले में क्या हुआ था एक रोड थी आप सोचेंगे नहीं कि ऐसे रोड है पर पहाड़ ऊपर से भी और नीचे से पूरा ढह गया तो पूरा ऐसे छेद हो गया तो अब 2 साइड से रोड आ रही है और ये बीच का पूरा पहाड़ी का ऐसे गायब हो गया तो हमें पूरा नया रास्ता खोज के पीछे से रोड बनानी पड़ी क्योंकि जब ऊपर से और नीचे से दोनों ही पहाड़ ढह गया एंड वो एक पूरी कम्युनिटी बहुत काफ़ी पॉपुलेशन मेरे ज़िले की उसके पीछे बॉर्डर की तरफ रहती थी तो उन तक कनेक्ट करना कितना मुश्किल हो गया वो कटी गई एक तरह से तो फिर ऑल्टरनेट रूट्स पैदल के रूट्स वो सब कर करके चीज़ें करनी पड़ती हैं तो उस तरह से ना काफ़ी इश्यूज़ भी हैं वहाँ डेवलपमेंट करने के प्लस मैन पावर कम है तो आपको लेबर इजीली नहीं मिलती है इसलिए सब चीज़ महंगी हो जाती है इलेक्शन के दौरान आप शायद वहाँ रहे थे बड़ा खतरनाक रहता है वो अनुभव हाँ सो वो इंसर्जेंसी वाला डिस्ट्रिक्ट था मेरा काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था बट हाँ थैंकफुली वी हैड द मोस्ट पीसफुल इलेक्शंस कोई इंसिडेंट नहीं हुए कोई कुछ नहीं हुआ मेरे ज्वाइन करने से पहले ही वहाँ पे 2 महीने पहले एक एमएलए कैंडिडेट का ओपन मार्केट में असैसिनेशन भी हुआ था हाँ सो काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था उस मामले में बहुत फिक्र और ये हो जाता है कि बड़ा मुश्किल नहीं मैं ये मानती हूँ अगर आपकी नीयत सही है तो शायद किस्मत भी फिर वहीं पे आ जाती है तो आप अगर बायस्ड नहीं हो आप सबको इक्वल ट्रीट कर रहे हो आप ये नहीं मान रहे हो कि ये बड़ा है ये छोटा है या ये करंट एमएलए है और ये पास्ट एमएलए है या कुछ एंड कैंडिडेट्स को लगता है जब कि आप सबको फेयर ट्रीट कर रहे हो आपके यहाँ से कोई पार्शियलिटी नहीं है तो उस तरीके से शायद फिर आपको ग्राउंड लेवल से वो सपोर्ट भी मिल जाता है निश्चित रूप से हाँ सो वो जिला था काफ़ी डेंजरस हिस्टोरिकली बट मुझे समाव लगा नहीं तो शायद मैं डेंजर कम देखती हूँ पता नहीं बट मुझे तो वो लगा नहीं एंड मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस उस तरह से था हाँ बट एज डीसी मुझे काफ़ी हार्ड डिसीजंस लेने पड़ रहे थे मतलब वो जो इंस्टेंट की भी माफ़ी आप किसी चीज़ पे नहीं कर सकते थे तो आपको इंस्टेंट एक्शन लेना पड़ रहा था आप किसी भी चीज़ को कोई बात नहीं कर सकते थे आपको हर चीज़ को कंट्रोल और मॉनिटर करना पड़ रहा था उसमें तो वो तो एक पैरामीटर था निश्चित रूप से ये बड़ी जिम्मेवारी भी हो जाती है और एक चुनौती भी हो जाती है किस तरह की सिचुएशन को हैंडल करना मैं अरुणाचल की बात होने की अभी जो करंट अभी जिम्मेवारी आपको मिली है डिप्टी सेक्रेटरी के तौर पे एजुकेशन में इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं एजुकेशन सो मैं भारत सरकार के मंत्रालय में हूँ तो जितनी भी एजुकेशन की एक चीज़ है कि एजुकेशन कंकरेंट सब्जेक्ट है कंकरेंट का मतलब ये होता है कि स्टेट गवर्नमेंट एंड भारत सरकार दोनों उस पर पॉलिसीज़ बनाएंगी दोनों स्कीमें चलाएंगी दोनों अपनी तरह से उसे प्रमोट करने पे काम करेंगी तो जब एजुकेशन कंकरेंट सब्जेक्ट होता है तो जैसे स्टेट बोर्ड्स भी हो गए बट सेंट्रल गवर्नमेंट में फिर सीबीएसई है और NIOS है एक बोर्ड उसके अलावा जो स्कीमें होती हैं जिसमें हम फंडिंग देते हैं बिकॉज एजुकेशन इज़ दी ओनली सेक्टर जो किसी भी कंट्री को उठा या गिरा सकता है तो जैसे जैसे एजुकेशन सेक्टर आपका ठीक होता है
वैसे वैसे वो होता है। तो भारत सरकार भी स्कीमें चलाती हैं, स्टेट्स को सपोर्ट करती है टू रन स्कूल्स टू प्रमोट एजुकेशन राइट फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड। पूरा वो है। अब तो हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन अलग अलग हो गया है, तो मैं स्कूल एजुकेशन में हूँ। बट अभी कार्यभार बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अभी प्राइमरीली आई एम लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, इंक्लूसिव एजुकेशन का, और एक दो स्टेट्स, मतलब स्टेट्स यूटीज़, एंड वो अभी ज्वाइन किया है मैंने, मतलब हफ्ता ही हुआ है, तो ज़्यादा हाँ बड़ा अच्छा अनुभव रहेगा निश्चित रूप से। मैम ये एक स्टेट गवर्नमेंट और इसका सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सामंजस्य है एजुकेशन पॉलिसी को लेकर, एक चीज़ें अब हम कॉमन देख रहे हैं कि पढ़ने को लेकर जितनी जागरूकता शिक्षा को लेकर हो रही है, उसमें एक चिंता का विषय ड्रॉप आउट रेट है, वो भी, उस पर भी दिक्कतें हैं, वो कम नहीं हो पा रहा है। नहीं, ड्रॉप आउट रेट्स में काफ़ी फ़र्क है एक्चुअली, काफ़ी ईयर्स से काफ़ी अंतर आया है। प्रॉब्लम क्या थी ना, शायद एक सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन जो खुद नहीं पढ़ा था, वो अपने बच्चे को भी पढ़ाई को उस तरह से देखने पे फोकस नहीं कर पा रहा था। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ये मेरे डीसी टाइम का एग्जांपल है। मेरे ज़िले में एक स्कूल के 0% पास रिज़ल्ट था। 0% पास रिज़ल्ट मतलब कोई बच्चा भी उसका 10th में पास नहीं हुआ, 10th 12th में। तो मैं गई उस स्कूल में विज़िट करने। आप सोच के देखिए, पेरेंट्स कभी स्कूल ही नहीं आए, कभी पेरेंट्स पीटीएम में नहीं आए, कभी पेरेंट्स देखने नहीं आए। तो पेरेंट्स को यही नहीं पता था कौन टीचर हैं, कौन टीचर नहीं है। तो बहुत सारे टीचर, वो थोड़ा रिमोट एरिया में था, तो टीचर 1.5 घंटा दूर रह रहे थे, और बहुत सारे टीचर कभी आते ही नहीं थे। कभी पेरेंट्स ने जाकर डीसी को नहीं बोला, कभी पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया। मैं गई, मैंने पीटीएम बुलाई, तो उस दिन पेरेंट्स पहली बार स्कूल आए। तो आप अगर इतना कम फोकस सोशल लेवल पे होगा, तो ऑब्वियसली एजुकेशन में फिर ड्रॉप आउट हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है, वो चीज़ें फिर प्रॉब्लम रहेंगी। बट ड्रॉप आउट से काफ़ी काम हुआ है, एंड काफ़ी पेरेंट्स में जागरूकता आई है। आई थिंक जैसे जैसे इंडिया डेवलप किया है, लोगों को ये लगता है कि शायद मेरा बच्चा भी पढ़ के कुछ बन सकता है। अभी तक ना ये उम्मीद जो थी ना कि पढ़ के होगा क्या, पहला सवाल आपको अगर याद हो तो ये लोग कहते हैं पढ़ लिख के क्या कर लेगा जी, है ना, ये सवाल होता था। हाँ, अब वो सवाल नहीं होता, अब वो नहीं पूछते कि पढ़ लिख के क्या कर लेगा, पढ़ लिख के कुछ तो कर लेगा। अब तो ये सब कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई पहले जरूरी है। हाँ, तो आई थिंक इसमें सबसे बड़ा योगदान आईटी सेक्टर का रहेगा कि उनमें जब इतने मास लेवल पे जॉब्स आए, तो लोगों को लगना लगा कि अच्छा, हमारा बच्चा भी पढ़ के नौकरी कर सकता है। तो पहले तो ये होता था ना, पढ़ लिख के कलेक्टर बनेगा क्या, याद है आपको, ये ऐसी स्टेटमेंट बोला जाता था गांव देहात की तरफ। पर अभी वो चीज़ नहीं है। अभी गांव में भी लोगों को ये है कि मेरा बच्चा कुछ बन सकता है। एक गरीब आदमी भी अपने बच्चे के लिए उम्मीद रखता है। तो आई थिंक ड्रॉप आउट्स हैं, एंड मैं सही शायद नहीं हूँ, बट मुझे लगता है काफ़ी बार ना लड़कियों के केस में तो सिक्योरिटी इश्यूज से ड्रॉप आउट हो जाता है। अभी भी हमारी सोच ना बेटे के लिए तो बदल रही है, लड़की के लिए नहीं बदल रही है। कि बेटी को पढ़ा के क्या होगा, उस पर नहीं सोच बदल रही, बेटी को आगे बढ़ा के क्या होगा, उस पर हम इतना नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ ड्रॉप आउट्स में थोड़ा दिक्कत मुझे लगता है ज़्यादा है। नहीं, पर आप जैसे एग्जाम्पल हैं जो समाज को हाँ बट दिखाते हैं, होपफुली ये एग्जाम्पल बड़ी प्रेरणा मिलती है। मैम, हम तो लोगों से मिलते हैं तो अमूमन जब आपका नाम आता है तो लाखों पेरेंट्स इससे इंस्पायर होते हैं, बच्चे इंस्पायर होते हैं। ये अपने आप में बड़ी चीज़ है। एक बात और मैम कि ये जो चुनौतियां हैं कि पेरेंट्स का जागरूक होना, टीचर का उस लेवल पे होना कि बच्चे को स्कूल में बांधे रखे। इसके अलावा एक और चुनौती आ गई है, इंटरनेट, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। हाँ, इसके बारे में क्या कहेंगे, किस तरह से डील करना चाहिए? आई थिंक वो ना साइंस की हर चीज़ जैसे अच्छी और बुरी दोनों होती है, इंटरनेट के साथ भी वही हुआ है और एक मास स्केल पे हुआ है। अब कोविड में देखिए, टाइम ऐसा था कि बच्चों की पढ़ाई ना टूटे, तो हमें सारे बच्चों को इंटरनेट पे लाना पड़ा। और कोविड से पहले इतना बच्चा इंटरनेट पे नहीं था, बट आज मेरे को हर बच्चे को इंटरनेट पे लाना पड़ा है, क्योंकि कुछ क्लासें इंटरनेट पे हो जाती हैं, कुछ अगर कोर्सेज भी बच्चे कर रहे हैं वो भी इंटरनेट पे होते हैं। तो इंटरनेट ज़रूरी तो है, बट आई थिंक मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स के लेवल पे। एंड मोर देन मोबाइल फ़ोन्स, इफ़ दे कैन बी डेस्कटॉप लैपटॉप बेस्ड, क्योंकि उसमें क्या है ना, आपको भी दूर से दिख रहा है बच्चा क्या कर रहा है, तो समवेयर वो बहुत ज़रूरी है।
एंड दूसरा मेरे पास तो पूरी लाइब्रेरी मैंने घर में बना रखी है, बट मैं आज की डेट में बच्चों के हाथों में किताब ही नहीं देखती हूँ। पढ़ने का स्किल पूरा ख़त्म हो चुका है एंड पढ़ाई की किताबों के अलावा की किताबों में शौक बहुत ही कम रह गया है। आई थिंक समवेयर दैट रीडिंग स्किल नीड्स टू कम बैक, यू नो। वो पेरेंट्स को ज़रूर फोकस करना चाहिए कि बच्चों को पढ़ाई में, किताबों में, पढ़ाई तो नहीं मैं कह रही हूँ, उसके अलावा की किताबों में ही इंटरेस्ट बना दीजिए। तो समवेयर आपको स्क्रीन टाइम रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। और जो आप अपनी मुसीबत बचाने के लिए बच्चे को वो देते हैं ना, मैं रिसेंटली एक स्टडी पढ़ रही थी, उसमें ये था कि जितना बच्चा खाली बैठता था ना, हमारे टाइम में बच्चे खाली बहुत होते थे दिमाग से ना, आपके पास ना टॉयज़ है ना कुछ है, तो जब आप खाली हो ना तब आप इनोवेट करते हो, तब आप सोचते हैं अच्छा मैं अब क्या करूँ, है ना। तो आप नए गेम सोचते हो, नए एक्टिविटीज़ सोचते हो। आज का बच्चा खाली ही नहीं है, जैसे ही वो 1 सेकंड के लिए खाली है उसके हाथ में मोबाइल आ जाता है ना। माँ बाप कहते हैं अच्छा तू बोर हो रहा है ये ले, या टॉयज़ दे देते हैं, क्योंकि इंडिया में हम अमीर हुए तो हमने अपने बच्चों को पैम्पर करना शुरू कर दिया। आज का बच्चा उस लेवल की प्रॉब्लम्स झेल ही नहीं सकता। हमारी जनरेशन वो जनरेशन है जिसने STD के लिए वो कॉल कर रहे हैं। सबके घरों में तो फ़ोन ही नहीं होते थे, फ़ोन TV सबके घरों में होते नहीं थे, बट जब हुए उसके बाद भी वो लंबा कॉल के लिए, रात को कॉल आएगा जी, नंबर लग गया 3-4 घंटे बाद, तब आप फ़ोन पे बात करेंगे। वो जनरेशन से सेल फ़ोन पे स्क्रोलिंग, इंस्टाग्राम एंड यू नो व्हाट्सएप की गवर्नमेंट उसमें भी हम वो कर रहे हैं। तो आई थिंक वी आर जनरेशन जिसने बचपन वैसा देखा तो वी आर मोर अडेप्टेड टू इट, बट इस जनरेशन ने डेप्रिवेशन नहीं देखा, इस जनरेशन ने ना स्लो वर्ल्ड नहीं देखा, तो दे आर सो फास्ट। एंड इनफैक्ट दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस कि हमारे न्यूरो डाइवर्सिटी के केसेस भी बढ़ रहे हैं, बिकॉज ब्रेन को उस तरह से प्रोसेसिंग का हम अपॉर्चुनिटी ही नहीं दे रहे हैं। तो पेरेंट्स को समवेयर, और इसमें इंटरवेंशन पेरेंट्स की है, इसमें पूरी इंटरवेंशन पेरेंट्स की है। आप बच्चे का मोबाइल से ज़्यादा आप उसका एक दूर से देखने वाला लैपटॉप या डेस्कटॉप वो सिस्टम्स करिए पहले तो। दूसरी चीज़, आप बच्चों को टाइम रिस्ट्रिक्ट करिए, यू नो, कि आप इतनी देर ही देख रहे हैं, एंड खाने के साथ मत देखने दीजिए। खाने के साथ जब देखने लगते हैं वो बहुत ख़राब हो जाता है, सबसे ज़्यादा दिक्कत वहीं आ रही है। जैसे ही आपने खाने के साथ उसे आदत डाल दी, उसका पूरा रूटीन वहीं बन गया, एंड फिर वो ना धीरे धीरे एक्सटेंड होता रहता है। प्लस खाना खाते हुए भी बच्चा उसे धीरे खाता है, डाइजेशन में इश्यूज़, वो सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सो पहली चीज़, अपनी मुसीबत हटाने के लिए फ़ोन देना बंद करिए। ये सबसे बड़ी गलती हम कर रहे हैं, एंड ये हो चुकी है, ये बहुत बड़ी जनरेशन में हो चुकी है, एंड शायद अब जो नए पेरेंट्स हैं वो कम कर रहे हैं गलती। एक जनरेशन है जिसके साथ ये गलती हो चुकी है, वो जनरेशन आज 10, 11, 12 साल की है, बट दैट इज़ अ जनरेशन दैट वील हैव टू ब्रिंग बैक। अगर आपको पता हो, रिसेंटली, दिस इज़ एक्सट्रीमली सैड, देर आर केसेस जहाँ AI के थ्रू, यू नो, बिकॉज वो फ़ोन पे एंड कंप्यूटर पे बच्चा इतना टाइम बिता रहा है एंड पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया, AI के वजह से बच्चों ने करा। AI ने उन्हें इनकरेज किया कि हाँ ठीक है तुम जो, क्योंकि AI इज़ बिल्ट ऑन एनकरेजिंग यू एंड नॉट डिस्करेजिंग यू। वो आपकी बुराई नहीं करता, वो आपको सपोर्ट करता है। तो अगर आप उसको कहते हैं कि आई थिंक दुनिया सारी मुझे हेट करती है, तो वो आपको सपोर्ट करके कहेगा हाँ यू आर राइट, दुनिया तुम्हें हेट ही करती है, तुम सही कह रहे हो, यू नो। तो वो तुम्हें सपोर्ट ही करता है। तो इन दैट केस ही विल टेल यू कि हाँ दुनिया तुम्हें हेट करती है, अच्छा मुझे लगता है मेरे पास सुसाइड के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो उसने ये तक बोल दिया कि हाँ ठीक है तुम सही कह रहे हो, तुम्हें कर लेना चाहिए, विच इज़ वेयर द रियल डेंजर्स कम, एंड दैट्स वेयर द पेरेंट्स नीड टू बी अवेयर। अच्छा खासा बच्चा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए नेगेटिव थाट्स किसको नहीं आते, सबको आते हैं। लाइफ इज़ मेंट टू बी हार्ड, तभी आप ग्रो करते हो ना। जो लोग बहुत हैप्पी हैं, वो बहुत सेटिस्फाई, मतलब लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, दे आर एक्चुअली डिप्रेस्ड, दे आर नॉट हैप्पी। आई मेंट टू से द वंस दैट वी थिंक वुड बी हैप्पी क्योंकि कोई प्रॉब्लम्स हैं, दे आर एक्चुअली वेरी हाईली डिप्रेस्ड, क्योंकि यू नीड स्ट्रगल्स, यू नीड प्रॉब्लम्स टू एक्चुअली ग्रो एंड टू वांट टू कीप लिविंग। आपको डेली वो रेनफोर्समेंट की ज़रूरत है कि मैं आज जीत के जी रहा हूँ। पर इन बच्चों के केस में क्या हो रहा है, वो टीनेज में इमोशंस, थॉट्स बहुत अनकंट्रोल्ड होते हैं। तो इस केस में क्या हुआ, 2-3 केस हैं ऐसे जिनमें AI पे, क्योंकि पेरेंट्स ने ध्यान ही नहीं दिया कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या वो है, वो उन्हें लगा आता है कमरे में चला जाता है, चलो हमारा बच्चा बदमाशी तो नहीं कर रहा, बाहर जाके यू नो गुंडों के साथ तो नहीं मिल रहा, इधर उधर हुड़दंग तो नहीं कर रहा। उस चक्कर में उन्होंने उसे इनकरेज करा। वो बच्चा AI से पहले तो प्रोजेक्ट्स बना रहा था, फिर AI से दोस्ती हो गई, उसका फ्रेंड बन गया। AI को नाम देते हैं बच्चे आजकल,
एंड उसके बाद वो बच्चे उससे अपनी सारी बातें शेयर कर रहे हैं। AI थिंक्स कि ओके आई एम योर फ्रेंड, तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। AI इज़ नॉट ए ह्यूमन बीइंग। उसको मतलब वो चीज़ उसे नहीं पता है कि क्या बाउंड्री ऑफ सही एंड गलत है। उस इन इंसिडेंट्स के बाद वो ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है, बट यू स्टिल डोंट नो वेयर द प्रॉब्लम्स कैन बी। सो आपने बहुत सही बात बोली, इंटरनेट इज़ अ टू एजेड स्वॉर्ड, जिसमें बच्चों को मॉनिटरिंग पेरेंट्स की बहुत ज़रूरी है एंड टाइम रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़रूरी है। एंड यू नो बचपन में हमारी जनरेशन के साथ हमें मना करा जाता था, हम भी रोते पीटते थे, पर कोई नहीं सुनता था। आज बच्चा ज़रा सा आंसू बहाता है, पेरेंट्स फ़ौरन मान जाते हैं। मेरे अपने घर में मेरी एक नीस के साथ हम ये करते हैं, तो उसको कंट्रोल करना, थोड़ी बड़ी हुई है 4-5 साल की, तो उसे कंट्रोल करना अब हमारे लिए उस तरह से मुश्किल हो रहा है। तो दैट्स अ प्रॉब्लम, दैट इज़ समथिंग दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। मैं इसलिए एक तक आपको सुनता रहा। इतना शानदार सीख पेरेंट्स को और बच्चों को इससे बेहतर हो नहीं सकती कि हम अपने थोड़े से लालच के चक्कर में उन्हें गुलाम बना रहे हैं। और दूसरी बड़ी चीज़ ये, AI उनकी दोस्त नहीं है, उनकी ऐसी दुश्मन है जो धीरे धीरे उनको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाती है। मैंने बड़े साफ शब्दों में बताया है कि इसका एक यूटिलाइजेशन हो तो बड़ा वाइजली हो, बुद्धिमत्तापूर्वक हो, लेकिन हम अपने सेंसेस और यूँ कहिए कि अपने को सरेंडर कर देते हैं इसके सामने, और हमें अच्छा लगता है, लेकिन ये अच्छा लगना हमारे लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है और हो रहा है। मैम ये यकीनी तौर पे हम उम्मीद कर रहे हैं कि मैम ने कहा है तो आप लोग ज़रूर इससे सावधान होंगे। मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, क्योंकि हम पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, एंड आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो इन्फॉर्मेशन दैट दे शुड नो। आजकल ना बच्चा लिखता नहीं है, टाइपिंग करते हैं ना। एक्चुअली अगर आप रिसर्च देखेंगे तो राइटिंग जब होती है ना, जब आप अपने हाथ से शब्द बनाते हो, आपकी मेमोरी स्ट्रांग होती है, आपकी बहुत सारे जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं वो शार्पन होते हैं। बट जब आप टाइप करते हो ना, तो आपको कुछ भी याद भी नहीं रहता है, आपको कैरेक्टर्स बनाने आप भूल गए, आपके हैंड का स्किल आप भूल जाते हो, जिससे और लाइफ में बहुत सारे न्यूरोडाइवर्सिटी इश्यूज़, न्यूरोडाइवर्जेंट इश्यूज़, ये सब भी निकल रहा है। तो जो वो हाथ से लिखना होता है ना, वो बहुत ज़रूरी है। टाइपिंग एक्चुअली इज़ नॉट अ सब्स्टिट्यूट। टाइपिंग से बच्चे का IQ कम हो रहा है, क्योंकि जब आप टाइप भी कर रहे हो तो आप सोच नहीं रहे हो, आपको ऑटो करेक्ट वर्ड्स भी दे रहा है, राइट? आपको सजेशंस भी मिल रहे हैं, आपका आपको सही कैरेक्टर नहीं मिला तो आपको वो थेसरस जो आपको कॉमन वर्ड्स भी दे देगी। ऑल ऑफ दैट इज़ एक्चुअली लोअरिंग द IQ ऑफ द पॉपुलेशन। जो आपके बच्चे की पोटेंशियल अगर 100 पे स्टार्ट हुई थी, तो आज की डेट में इन सब चीज़ों से आपने उसे 97 तो बना ही दिया है। क्या बात कही है। आपकी सोच को बाउंड्रियों में तब्दील कर देता है, उसके आगे आप सोच नहीं पाते हैं, क्योंकि वो देखने में तो ऐसे लगता है कि आपको सपोर्ट देती है, लेकिन आपकी सोचने समझने की शक्ति कमज़ोर वो धीरे धीरे ख़त्म होती है, जो कि आपके लिए बड़ी नुकसानदायक है। मैं ये UPSC एक हमारे देश में सबसे मतलब मजबूत और बड़ी तो कहिए कि बड़ी सेवा मानी जाती है, लेकिन सवाल ये होता है कि इसको लेके हर पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बच्चा कम से कम UPSC में कुछ अच्छा नाम करे, अच्छी पोजीशन हासिल करे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अभी भी इंटीरियर में हम भी नज़दीक तो हमें गाइडेंस मिल जाती है, लेकिन अगर देश के सुदूर कोने की बात करें, राजस्थान की बात करें, उड़ीसा की बात करें, इंटीरियर की बात करें, अभी भी आपके लिहाज से ऐसी कौन सी स्टेज है या ऐसी कौन सी उम्र है जिससे इसकी परीक्षा की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? सो देयर आर 3-4 स्टेप्स। पहली चीज़ तो हर बच्चे को बचपन से जनरल नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। आपका जो न्यूज़ अब्जॉर्प्शन है उसकी आदत बचपन से होनी चाहिए। आपको दुनिया में क्या हो रहा है उसकी अवेयरनेस बचपन से होनी चाहिए। जो GK सब्जेक्ट होता है ना बचपन का, इवन स्कूल के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, आपको उन पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपका ये सोच रहे हो कि मैं अचानक से एक दिन बस जाके IAS की तैयारी जिस दिन करूँगा उस दिन मैं पढ़ूँगा, ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं, आप वो कर नहीं पाओगे। बचपन से यस, जो आपका रूटीन, हाँ, एक तो GK पे काम करिए, जस्ट करंट अफेयर्स पता होने चाहिए, आपको न्यूज़ पता होनी चाहिए, बस कोई डिटेल्स नहीं पूछ रहा है, बट एक जनरल आइडिया आपको लगना चाहिए। एंड एक न्यूज़ ना 4-5-10 दिन तक तो रिपीट होती है। अगर आप 10 दिन तक रिपीटेड एक बात को सुन रहे हैं ना, आपको याद हो जाती है।
पूरा नहीं याद होगा, बट कोई 25 साल पुराना इंसिडेंट आपसे पूछने भी नहीं वाला है, बट एक जनरल आदत बन जाती है, एक जनरल आपकी अवेयरनेस बढ़ जाती है, आपको लार्जर पर्सपेक्टिव में चीज़ें देखनी आ जाती हैं। आपको ना बैकग्राउंड हिस्ट्री का थोड़ा आइडिया होता है, आप एग्जैक्ट इंसिडेंट नहीं याद होंगे, बट आपको ना कैसे ये चीज़ें इवॉल्व हुई ना वो याद होगा। तो आपको इंडिया इजराइल के रिलेशंस हैं जैसे, तो आपको ना एक बैकग्राउंड पता होगा कि हाँ अच्छा था हमारा या बुरा था हमारा, एक वेग आइडिया है। आपको इंसिडेंट्स नहीं पता होंगे, बट आपको एक वेग आइडिया होगा। हमारा चाइना के साथ अच्छा था बुरा था, वेग आइडिया है। पाकिस्तान के साथ अच्छा था बुरा था, वेग आइडिया है। नेपाल, श्रीलंका, जो भी आप न्यूज़ सुनेंगे आपको एक जनरल आइडिया लग जाएगा, राइट। एंड हाँ, फिर आपको सोशल के इश्यूज़ जो है उनका आइडिया लगेगा कि इंडिया में आज भी चीज़ों को कैसे देखा जा रहा है। अगर आप न्यूज़ सुन रहे हैं तो किस रीजन में क्या हुए, लार्जली आपको एक सोशियोलॉजी वाले जो टॉपिक्स भी होते हैं उनका भी पर्सपेक्टिव मिल जाएगा। अब ये तो आपने करा पूरी ज़िंदगी। अब आते हैं कि जैसे मैं कहूँगी स्टेप 2 इज़ एक अच्छी प्रोफेशनल ग्रेजुएशन में जाना, और ग्रेजुएशन में इंश्योर करना कि आपके पास एक करियर ऑप्शन खुला हो, ठीक है। क्योंकि एक बहुत बड़ा फैक्ट है, 10 लाख बच्चे देते हैं, 1000 से कम बच्चे सिलेक्ट होते हैं, ठीक है। आप चाह रहे हैं कि आप उस 1000 में आ जाएं, भगवान करे आप आ भी जाएं, बट गारंटी कुछ नहीं है। और ये इतना बड़ा जुआ है उस तरह से, क्योंकि पता है इसमें आपकी मेहनत नहीं काउंट करती ना। आप 99% ले आओ, किसी और ने 99.1 ले आए तो आप बाहर हो। इसमें ये दिक्कत है। इट इज़ नॉट कि आप अच्छा कर लोगे, इट इज़ कि आपको सबके बेटर करना है, और आपको नहीं पता बाकी लोग कैसे हैं, आपको नहीं पता बाकियों का टैलेंट क्या है, बाकी कितनी मेहनत कर सकते हैं। सो सेकंड स्टेप इज़ एक ऑल्टरनेट अच्छा करियर बनाना। वैसे आज की डेट में एक बहुत अच्छी चीज़ हो गई है कि अगर आप मेंस क्लियर कर चुके हैं, मुझे पता नहीं मेंस क्लियर करने पे है, शायद मेंस क्लियर करने पे आपको जो बाकी के गवर्नमेंट PSUs वगैरह हैं वो डायरेक्टली आपको अप्रोच करके आप उन पे अप्लाई कर सकते हो जॉब्स का, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। बट मेंस भी तो उतने ही लोग क्लियर करेंगे ना, 13,000 ही तो क्लियर करेंगे ना इंटरव्यू के लिए। 1000 अगर लेने हैं तो 1:13 का रेशो है, 13,000 ही तो मेंस देने जा रहे हैं ना। बाकी 10 लाख में से कम 1-1.5 लाख तो है ना जो प्रीलिम्स का भी दे रहे हैं मेंस, तो उनका क्या। सो मेरा ये पर्सपेक्टिव है, तब भी एक ऑल्टरनेट अच्छा करियर आपके पास होना चाहिए। अच्छा, एक ऑल्टरनेट प्रोफेशनल करियर का ये भी पॉइंट होता है कि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। अभी ना आप पैनिक में होते हो जब आप पढ़ रहे हो, बट अगर आपके पास एक ऑल्टरनेट है ना, आपको पता है मैं ये कर सकता हूँ, मेरा ये नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं वो तो कर ही सकता हूँ, बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ये करूँ, तो वो कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। वो कॉन्फिडेंस आपको अपनी एबिलिटी पे भी कॉन्फिडेंस दिलाता है कि मैं कर सकता हूँ। अगर आपने पहले कुछ भी प्रोफेशनल कोर्स करा है, लॉयर बने हैं, CA बने हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, आज तो बहुत आर्किटेक्ट हैं, 2000 कोर्सेज हैं आज की डेट में, पायलट हैं आप, बहुत कोर्सेज हैं। आपने अगर कुछ भी ऐसा अचीव किया ना पहले, तो आपको पता है कि मैं इस लायक हूँ कि मैं कुछ कर सकता हूँ। दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि ये मैं बहुत बोलती हूँ, पता है क्या होता है, जब आपने 12th में कोई कंपेटिटिव एग्ज़ाम दिया है ना, तो ना आपके लिए उसके बाद UPSC में एक लेवल आपका ना इजी हो जाता है। क्या होता है, जब आपने 12th में कंपेटिटिव एग्ज़ाम दिया ना, पहले तो आपको कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स होते कैसे हैं उसके लिए पढ़ना आ जाता है, ठीक है। आपको ये आ जाता है कि कंपेटिटिव एग्ज़ाम के दौरान भी क्या मेरा मेंटल स्टेट होगा, क्या मुझे गलतियाँ नहीं करनी, तब आप एक आध ही देते हो, बट आपने वो दिया होता है, तो दैट एक्सपीरियंस ना, फेल हुए पास हुए डजंट मैटर, बट आपने वो कंपेटिटिव एग्जाम दिया है, तो पहली चीज़ आपको वो माहौल समझ आ गया कि क्या माहौल, कितना प्रेशर होता है। दूसरा, आपकी अपनी पढ़ने की कैपेसिटी समझ आ गई कि मैंने इतना पढ़ा था, इतना सीरियसली लिया था, तब मेरे इतने नंबर आए या मैं इतने रैंक से पास हुआ। इसका मतलब मुझे जब UPSC देना है, जिसमें बाकी देश का सब बच्चा दे रहा है, सब फील्ड्स का बच्चा दे रहा है, तो मुझे और कितनी मेहनत एक्स्ट्रा करनी होगी, या मेरी इतनी मेहनत भी सफिशेंट है। मान लो आप IIT टॉप कर गए, तो आपकी शायद वो मेहनत भी सफिशेंट थी ना, तो आपको आइडिया है कि मेरी कैपेसिटी टू स्टडी और मेरी कितनी मेहनत गिव्स रिजल्ट, सो वो एक बहुत बड़ा चीज़ हो जाता है, दैट ऑल्सो काइंड ऑफ हेल्प्स। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि प्रोफेशनल डेवलप कोर्सेज जो हैं वो कर लेने चाहिए 12th के बाद, क्योंकि आपको नहीं पता किस्मत कहाँ ले जाएगी। किस्मत को ये मौका मत दो कि तुम यहाँ पे हो, वो तुम्हें यहाँ ले जाए। तुम कोशिश कर रहे हो यहाँ जाने की, बट तुम यहाँ तो गए नहीं, बट तुम यहाँ आ गए, ये मत करो अपने साथ। कम से कम ये लेवल पे तो रहो ना, तो एक प्रोफेशनल कोर्स कर लो। दूसरा चीज़ मुझे लगता है कि अगर आप 1 आध साल काम कर लेते हैं, उससे ये होता है कि अगर आपका UPSC मान लो 3-4 अटेम्प्ट में नहीं क्लियर हो रहा है, तो आपको वापस आके वो जॉब करना में जाना आसान हो जाता है। जब खाली कॉलेज की पढ़ाई पे नौकरी नहीं मिलती, आपको वर्क एक्स के बाद नौकरी पर मिल जाती है।
दूसरा चीज़, आप जब नौकरी छोड़ के ये चीज़ देते हो ना, आप ज़्यादा सीरियस होते हो। और आप नौकरी भी तब छोड़ते हो जब आपको लगता है मैं उतना टाइम, एफर्ट और वो कर सकता हूँ। बहुत सारे बच्चे ये दे रहे होते हैं बट उन्हें पता ही नहीं वो करना भी चाहते हैं कि नहीं, टाइम पास कर रहे हैं, घर वाले ने कह दिया, बट सारा दिन क्या कर रहे हैं, इंटरनेट पे लगे पड़े हैं। अपेरेंटली तो पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई की किताब कभी खोली नहीं है। तो वो जो चीज़ें हैं ना, वो जब आप नौकरी को छोड़ रहे होते हो ना, आप सोच के छोड़ते हो कि भाई मैं करूं कि ना करूं। अच्छा, लोग कहते हैं कि बहुत जल्दी आ जाएंगे तो ऊपर तक जाएंगे। क्या पता है, क्या पता है, ठीक बात नहीं, सारे 21 में आने वाले कैप्सेट नहीं बनेंगे। और आप जो चीज़ में आप घुसे नहीं हो उसकी ऐसी प्लानिंग कर रहे हो जिसका आपको अता पता नहीं है। भाई ज़िंदगी बहुत लंबी है, करियर्स बहुत लंबे हैं, आपको नहीं पता किस स्टेज में क्या हो जाए। अगर आप बहुत इनएक्सपीरियंस आए तो शायद आप इतनी गलतियाँ कर जाओ जॉब में कि वो गलतियाँ आपका करियर डुबा दें। पर शायद आप 3-4 साल कहीं और गलतियाँ करके आते तो यहाँ पे आपकी लाइफ ठीक रहती। तो आई थिंक कि 1 आध साल थोड़ा सा फील्ड एक्सपीरियंस भी ले लेना चाहिए, बट वो देखिए चॉइस है, उस पर मैं ज़्यादा वो नहीं करूँगी। बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट को कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करके आइए, कोई भी ऐसा कोर्स जो आपको एक नौकरी के लिए इमीडिएटली एलिजिबल करता हो। वो इंटीरियर डिज़ाइनर के वो भी हो सकता है, डिग्री कोर्स कुछ भी हो सकता है, बट एक हाँ, एंड देन आप प्रिपरेशन करो। नौकरी के साथ करो, नौकरी के बिना करो, वो आपके ऊपर है, आपकी कैपेसिटी, आपकी सिंसेरिटी पे है, बट इतना ज़रूर करो। और ये कोचिंग सेंटर्स होते हैं, इनकी क्या भूमिका होती है सक्सेस में? कोचिंग सेंटर ना, अगर आपको सिरा नहीं पता है ना, वो सिरा दे देता है कि शुरू घुसो कहाँ से। कई बार क्या होता है ना, आप सारा कोर्स पढ़ते हो, सिलेबस पढ़ते हो, और आपको अगर कोई पहला स्टेप बताने वाला नहीं है ना, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। आज तो इंटरनेट पे बहुत रिसोर्सेज हैं, हम लोगों ने सबने ब्लॉग्स लिख के लोगों को बताया है क्या कर सकते हो तुम, क्या पढ़ो क्या नहीं पढ़ो। बट कई बार बच्चे को ना एक तो जो थोड़े स्कैटर्ड बच्चे हैं, उन्हें एक रूटीन चाहिए होता है। तो कोचिंग में जाने से ना एक रूटीन बन जाता है, फिर आपको ना बाकी लोगों की बातें सुन के प्रेशर आ जाता है। कई बार ना हम लोग प्रेशर में परफॉर्म ज़्यादा अच्छा करते हैं, तो उन लोगों के लिए कोचिंग गिव्स दैट प्रेशर। क्या बाकियों की बातें सुन रहे हो, आपको लगेगा ओ माय गॉड उसने इतना पढ़ लिया, फिर आप भी पढ़ लेते हो। एक तो वो हो जाता है, दूसरा आपको जो बिल्कुल कुछ नहीं पता है तो स्टार्ट कहाँ से करूँ ना, वो पता चल जाता है। उसके अलावा कोचिंग की कोई भूमिका नहीं है। अच्छा, एक और बात कहते हैं मैम कि क्या पढ़ना है ये सब बताते हैं और ये भी महत्वपूर्ण होता है, बट क्या नहीं पढ़ना है ये भी इतना इम्पोर्टेंट होता है क्या? यूपीएससी में तो बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो क्या नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं है, आपको सब पढ़ना है, हर नॉलेज काउंट करेगी यहाँ पे, हर नॉलेज काउंट करेगी। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, बहुत ही रैंडम चीज़ है। मेरे एक अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन था, टम्बल ड्राइंग क्या होती है, ठीक है। इंडिया में टम्बल ड्रायर्स थे नहीं, किसी को नहीं पता था क्या होती है। जब मैंने पेपर से बाहर निकल के लोगों से पूछा, किसी को नहीं पता था। मुझे क्यों पता था, मेरी एक फ्रेंड यूएस मूव कर गई थी स्कूल के बाद जी। तो मेरी उससे फ़ोन पे बात होती थी, तब वो मुझे बताती थी कि उसकी लाइफ में वो कैसे अपना रूटीन करती है। तो उसने बताया यहाँ ड्रायर होते हैं और उसमें फिर मैं कपड़े डाल देती हूँ, तो प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैंने उससे सीखा कि ये क्या मतलब है ड्रायर, ऐसा क्या ड्रायर है ये। सोचिए इतनी रैंडम चीज़ थी वो, मैंने उससे कोई 10 साल पहले पूछी होगी, वो पेपर में आ गई। और किसी ने दुनिया में नहीं सोचा होगा कि टम्बल ड्राइंग के बारे में पूछेंगे, और आप टम्बल ड्राइंग कोई पढ़ के नहीं जा सकता। वो चीज़ वो इतनी मतलब आउट ऑफ बॉक्स चीज़ थी ना कि कोई पढ़ के नहीं जाएगा, बट वो एक टेक्नोलॉजी है। आप कभी नहीं सोचोगे कि कपड़े धोने की टेक्नोलॉजी पे यूपीएससी में क्वेश्चन आ रहा है, बट वो था क्वेश्चन। और क्योंकि मैंने वो इतने साल पहले अपनी फ्रेंड से ऐसी रैंडम बातचीत में पूछा था कि हाउ डू यू मैनेज एवरी डे, तो उसने बताया था कि यार कपड़ों का तो ये है कि बस धो और फिर ड्रायर में डाल दो, तो वो ना ड्रायर से इतने गर्म होके आते हैं कि बस उसे ऐसे ही फोल्ड कर दो। तो मैंने उससे पूछा था फोल्ड होके गर्म होके आते हैं मतलब ये क्या, तो उसने मुझे बताया था कि क्या होता है। तो मुझे पता था कि वो टम्बल ड्राइंग प्रोसेस है। एंड उसने मुझे ये भी बताया था कि दूसरा होता है, जैसे हमारे यहाँ तो ड्रायर से, जो हमारे इंडिया में ड्रायर्स थे वो स्पिन ड्रायर्स थे जिसमें कपड़ा स्क्वीज आउट होता था, उसमें कपड़ा ख़राब भी होता था। तो मुझे तो वो पता था कि वॉशिंग मशीन में तो स्क्वीज़ करके कपड़ा निकाल के आता है। तो आई वॉज वेरी कन्फ्यूज कि कपड़ा कैसे तुम पूरा मतलब फोल्ड करके प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसने मुझे बताया, और इससे मुझे पता था कि टम्बल ड्राइंग क्या होती है। आप सोच के देखिए, इतनी रैंडम चीज़ दुनिया के किस कोने से कब मैंने कैसे बात करी, वो भी आ गई। और 10 मार्क का क्वेश्चन था ये, 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। कितनी बड़ी चीज़ है ये। एग्जाम्पल भले ही छोटा है लेकिन महत्व कितना रखता है। हाँ। ये और एक बड़ी सीख जो बताई है मैम ने, वो ये बताई है कि ये एक ऐसा एग्ज़ाम होता है जिसमें सब कुछ
जितना कुछ आप अर्जित कर सकते हैं, Yes. जितनी नॉलेज आप ले सकते हैं आप लीजिए, अपना ज्ञान जितना मैक्सिमम बढ़ाए, क्योंकि अमूमन मैंने सुना था कि कोचिंग सेंटर ये भी बताते हैं कि ये पढ़ना नहीं चाहिए कुछ इंटरव्यूज में, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। आई एब्सोल्युटली। एक बात मुझे बताइए, तुम एक ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसका पूरा बेस ही पढ़ाई है, और फिर तुम्हारा फोकस इस बात पे है कि क्या ना पढूं। तुम्हारा फोकस तो इस बात पे होना चाहिए ना, क्या एक्स्ट्रा पढ़ लूं। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये 12th नहीं है कि तुम्हें पास होना है, ये कंपेटिटिव एग्जाम है, विच मीन्स यू नीड टू बी बेटर देन एवरीबडी एल्स। तो छोड़ने के एटीट्यूड से तुम बेटर कैसे हो जाओगे? आपने ये सोचा कि मैं क्या छोड़ दूं, आप कैसे बेटर होगे दूसरों से? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत प्यारी बात कही। लोग पूछते हैं एनसीईआरटी पढ़ें, सबसे पतली किताब है वो, सबसे पतली किताब है। तुम्हें अगर वो पढ़ने में इतना बोझ आ रहा है ना, तो मत करो ये तैयारी, फिर तुम मजाक कर रहे हो, फिर तुम सीरियस नहीं हो। क्योंकि ये सवाल ही नहीं होना चाहिए तुम्हें, किसी से भी ये पूछना चाहिए और क्या पढ़ूं, मैंने ये पढ़ा है। तुम ये पूछते हो ये छोड़ दूं, ये भी छोड़ दूं, ये भी छोड़ दूं। देखो, कुछ टॉपिक्स होते हैं जो आप छोड़ोगे। मैंने आर्ट एंड कल्चर जैसे छोड़ दिया क्योंकि मैं याद नहीं कर सकती बहुत सारा, उसमें ज़्यादा याद करने का था। बट फिर उसको मेकअप करने के लिए मैंने बाकी सेक्शन और स्ट्रॉन्ग करे। मैंने ये किया कि इसके 20 नंबर में अगर गवा रही हूँ तो मैं कहीं पे 20 नंबर को कंपनसेट कर लूँ। एंड आपको ये करना होता है कि हर कोई सब चीज़ नहीं कर सकता, इतना ज़्यादा सिलेबस है, इतने ज़्यादा टॉपिक्स हैं, आप नहीं कर सकते। तो कुछ टॉपिक्स आप छोड़ सकते हैं, पर इसलिए नहीं कि मत पढ़ना, वो नहीं है। ये मुझे जितना टाइम मैं इसमें दूंगा उसके एवज में यहाँ मैं 5 नंबर कमाऊंगा, इसी टाइम को मैं कहीं और लगाता हूँ तो मैं 20 नंबर कमाऊंगा। तो आप वो ट्रेड ऑफ कर सकते हैं, राइट। बट ट्रेड ऑफ होना चाहिए, ये नहीं कि वो निकम्मेपन में आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं छोड़ो ना। मतलब आप ये एग्जाम की तैयारी करने में भी सीरियस नहीं है, फिर आप अंदर आके क्या करेंगे? ठीक बात। आपको वहीं पे लग रहा है कि मैं क्या ना करूं, तो फिर अंदर आके भी आपका यही एटीट्यूड होगा, क्या ना करूं। बिल्कुल सही बात है। नॉलेज, माइंडसेट और स्ट्रेटेजी, ये मैंने बताया है, तीनों बड़ी महत्वपूर्ण फैक्टर हैं जो आपको कामयाबी के रास्ते में ले जा सकते हैं यूपीएससी में। मैं भी एक और बात, 10 साल में जब हम शुरू में बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें आईएएस के बारे में, इतनी बड़ी सेवा की अपॉर्चुनिटी होती है लाखों लोगों की। फिर धीरे धीरे करते हुए क्या वो प्रोस्पेक्टिव कुछ बदलता है, कुछ सोच बदलती है कि नहीं? पता नहीं, मेरी तो नहीं बदली है। मैं अभी भी बहुत सारी नई नई चीज़ें सोचती रहती हूँ। आई थिंक एक और चीज़ है, मैं बहुत अलग अलग लोगों से मिलती हूँ। कई बार क्या होता है ना, आप उतनी सी दुनिया में रिस्ट्रिक्ट हो जाते हो। मेरे दोस्त सर्विसेज के कम उससे बाहर के ज़्यादा हैं, मतलब सर्विसेज में भी हैं ऑब्वियसली, बट मेरे मेजॉरिटी दोस्त सर्विस से बाहर के हैं। आई एम स्टिल इन टच विद ऑल माई स्कूल फ्रेंड्स, जिनमें से कोई सरकारी नौकरी आर्मी वाले हैं 2-3, बट उसके अलावा नहीं है कोई। तो वो लोग कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट से आते हैं। मेरे आई स्पीक टू पीपल ऑफ डिफरेंट फील्ड्स, साइंटिस्ट से लेके इनोवेटर्स, बिजनेस पीपल। तो मैं कॉर्पोरेट्स में जाके आई एम लकी, मुझे डिसेबिलिटी से रिलेटेड सवालों के लिए बुलाया भी जाता है कई बार। तो आई थिंक वो चीज़ से ना मुझे दुनिया बड़ी दिखती रहती है। शायद ये दिक्कत हो जाती है, ऑफिसर्स कई बार सिर्फ उतने से दुनिया में रह जाते हैं। आपने शादी भी सरकारी करी तो आपकी ना पूरी दुनिया उतनी सिमट गई, आपके दोनों के दोस्त भी उतने ही हो गए। ये सच है कि कई बार बाहर के लोग आपकी लाइफ से कनेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो उनके नहीं हैं, बट उनके एक्सपीरियंस भी तो आपके नहीं है ना। बिल्कुल ठीक बात। तो ऐसे ही तो सीखोगे ना। अगर आप कुएं के मेंढक बने रहोगे और उतना ही अपना दायरा रखोगे, उतनी ही अपनी सोच रखोगे, फिर तो कुछ भी नहीं पता चलेगा। तो आई थिंक दैट इज़ वन थिंग आई डू कि मैं जितना सर्विस से बाहर लोगों से इंटरेक्ट कर सकूं, मैं वो कोशिश करती हूँ। ये अच्छी बात है अपने आप में। मैं भी एक और बात लगातार आती है, जैसे आपने बताया कि ये एक अच्छा है कि कोई सेकंड ऑप्शन लेके चले, लेकिन ज़िंदगी में हम देखते हैं कि हमें ये भी सिखाया जाता है कि जब आपने फोकस करना है तो एक ही चीज़ पे फोकस करिए उस मोमेंट में जी, उस मोमेंट में एक चीज़ पे फोकस करिए ना। ये थोड़ी पूरी जिंदगी में एक ही चीज़ पे फोकस करेंगे, फिर तो डिसअपॉइंटमेंट होगा ही होगा। ऑप्शन लेना ना कमजोरी की निशानी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, समझदारी की निशानी है। और तुम अपने लिए समझदारी के डिसीजंस नहीं ले रहे हो तो सरकार में आके कैसे लोगे? एक बात बताइए, मैं कोई पॉलिसी बनाती हूँ और मैं कहूँ ये सक्सेसफुल होगी, मैं बहुत फोकस्ड हूँ, मैं बहुत प्लान्ड हूँ, ये तो मैं सक्सेसफुल होगी, फेल हो जाएगी, क्या होगा? सारी दुनिया, मतलब पैसा बर्बाद, टाइम बर्बाद, एफर्ट्स बर्बाद।
क्या प्यारी बात कही। अगर आप ऐसे इंसान हो कि आप ऑल्टरनेट सोच के ही नहीं चलते, आप अपनी ज़िंदगी में नहीं कर पा रहे, आप देश के लिए कैसे करोगे? आप इतना नैरो माइंडेड अगर सोच रहे हो और आपको इतनी गारंटी है कि सब कुछ आपके जैसे ही हो जाएगा, भाई आप बहुत लकी रहे हो बचपन से अगर ऐसा होता आया है कि जो आपने सोचा वही होता गया। आई एम नॉट सो लकी, एंड मैं नहीं जानती किसी को जो इतना लकी हो। लोग ना फिर उसके बाद उस जगह आके गिरते हैं जहाँ से फिर उठना मुश्किल हो जाता है। जब आप इतना नैरो सोच के चल रहे हैं ना, फिर आपको समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ अब आगे। अगर नहीं हुआ तो भगवान करे हो जाए, पर सच्चाई ये है 9,99,000 का नहीं होगा। एंड एक और चीज़ है, आप एग्ज़ाम जब देते हो तो अनफॉर्चुनेटली सब ये सोचते हैं मैं IAS बनने के लिए दे रहा हूँ, या एक आधी कोई और सर्विस, IFS हो गया या IPS हो गया, कुछ लोग IRS के भी शायद सोचते हो, बट उसके बियॉन्ड कोई सोचता नहीं है। तो आपने कहा कि मैं पहले 300 350 में आना है मुझे, तो आपका नंबर और रिड्यूस हो गया। तो इन दैट केस आप कैसे बोल सकते हो कि आप उतने पे आओगे? तो अगर आप अपनी ज़िंदगी के लिए अच्छे प्लान्स नहीं बना रहे हो, देश के लिए कैसे बनाओगे? योर प्लान हैज़ टू बी फुल प्रूफ फॉर योर सेल्फ ऑल्सो ना। ये कंपेटिटिव एग्जाम है, इसमें आप गारंटी नहीं दे सकते। 12th में आपको पता है आपने मेहनत करी, कॉलेज में आपको पता है आपने मेहनत करी, आप इतने नंबर ले आओगे, क्योंकि सबको अलाउड है उतने नंबर मिलना। बट यहाँ पे सबका मतलब ही नहीं आता है उतना, प्लस किसी और का क्या बैकग्राउंड है, किसी और का क्या एक्सपीरियंसेस हैं, ऑल ऑफ दैट विल ऑल्सो डिफाइन द नॉलेज दैट दे हैव। मैं अगर एक लॉ स्टूडेंट हूँ तो बहुत सारे लॉ के रिलेटेड सब्जेक्ट मेरे लिए ऑटोमेटिकली ईजी हो गए, पर मैं अगर इंजीनियर हूँ तो मेरे लिए कुछ और ईजी है। सो इट्स अ वेरी डिफरेंट, वो आप डिफरेंट सेट ऑफ पीपल, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, डिफरेंट नॉलेज सेट, डिफरेंट बैकग्राउंड से डील कर रहे हैं ना। अब देखिए, मेरी एक दोस्त US में थी तो मुझे पता था टम्बल ड्राइंग क्या होती है, बट एक गाँव के बच्चे की तो नहीं है ना, तो वो भी तो आपने गैप रख लिया ना। सो आई वुड से कि you have to bring in all of those perspectives into your planning. हमारे बातचीत में कई बार किस्मत का, लक का जिक्र आया, ये कितना अर्थ रखता है? मैं ये मानती हूँ लक भी आपकी मेहनत को ही सपोर्ट करता है, यू नो। एंड लक एक ऐसी चीज़ है, देखिए एक ऐसे फैक्टर पे क्यों फोकस करना जिसका आपके हाथ में कुछ नहीं है। बट मैं ये मानती हूँ राइट मेहनत एट राइट टाइम रिजल्ट ज़रूर देती है, चाहे वो उस तरह से ना दे जिस तरह से आप सोच रहे हो, तो उसको आप लक कह रहे हो, बट फिर वो कहीं और किसी और तरीके से रिजल्ट देती है। आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो एफर्ट है, आपकी जो कैपेसिटी आपने बढ़ा ली कि मैं मेहनत कर सकता हूँ, वो कहीं और आपको काम आएगी। आपको लाइफ में शायद वो एक बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन बना दे। तो ऐसा नहीं है, लक इज़ जस्ट अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द एफर्ट्स, यू नो। एंड मतलब ये चीज़ तो लक है ही ना कि मान लो उस दिन आपको फीवर हो गया, यू नो, आपके अर्थक्वेक आया, आपके यहाँ छत गिर गई, आप एग्ज़ाम देने नहीं जा पाए, तो ये तो लक है ना, इसको नहीं आप एलिमिनेट कर सकते ना, ये तो लक है। आपको नेक्स्ट ईयर देना पड़ेगा जो भी है, बट आप अगर ट्रूली मेहनत कर रहे हैं तो लक उसे फिर सपोर्ट ही करता है। अच्छा, एक चीज़ है, अब इसमें बहुत बच्चे ये कहते हैं कि जी मैंने तो मेहनत करी है तो पक्का से मेरा लक आ जाएगा। आप जिसे मेहनत कह रहे हो ज़रूरी नहीं है वो सही मेहनत हो। एक बार चेक ज़रूर कर लेना कि आप मेहनत कर रहे हो कि नहीं, क्योंकि आधा टाइम बच्चे क्या करते हैं ना, हम घंटे गिनते हैं। मैंने 15 घंटे पढ़ाई करनी है, 13 घंटे मैंने एक पेज को घूर लिया है, अब मैं कहूँगा मैंने तो आज 13 घंटे पढ़ाई कर ली। सेम पेज घूरा है 13 घंटे, 13 घंटे से किताब के सामने तो हो ना, तो पढ़ाई तो करी है आपने, आता कुछ नहीं है आपको, क्योंकि आपका तरीका भी सही नहीं था। और आप उसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आप इतने रिजिड हो चुके हो, इतना ज़्यादा उस बारे में सोच रहे, कन्विंस्ड हो कि आप उसको चेंज नहीं करना चाहते। तो अब इसमें आपका लक का क्या फैक्टर आएगा? तो लक जो है ना उसी को सपोर्ट करता है जो एफर्ट करता है। तो लक मतलब आपको वहाँ पे वो हो सकता है कि बाय चांस ऐसी वाली कोई चीज़ हो जाए, राइट, आपकी ट्रेन से आप जा रहे थे, उसका मान लो वैसा वो हो गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ जैसे मैंने बताया पहाड़ी गायब हो गया बीच में से। अब वो बच्चे अगर पेपर देने आ रहे थे तो उनकी तो प्रॉब्लम हो गई ना उस तरह से। अब उसका ही देखिए ऑल्टरनेट प्लान भी है। वो बच्चा, उसे पता है कि यहाँ पे ऐसा बारिश आती है, तो वो बच्चा उस प्लान में ये करेगा कि मैं उस जगह से छोड़ के, अगर मेरा कोई इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम है तो मैं पहले ही कहीं और चला जाता हूँ और वहाँ पे सेंटर भर देता हूँ और वहाँ जाके रहने लगता हूँ। अब आप समझे, आप उसे लक भी बना सकते हैं और वो आपकी समझदारी भी है। तो लक जो है ना वो मैं उसे आपकी समझदारी के एलिमेंट को कह रही हूँ। कई बार आपके पास शायद रिसोर्सेज ना हो समझदारी की, बट बहुत सारी समझदारी वहाँ आती है प्ले में, क्योंकि वो बच्चा मान लो कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं कहीं और जाके रह पाऊँ,
तो आप पहले पैसे कमा लेते थोड़े से, ठीक बात। आप पहले कमा लेते ना थोड़े से, तो लक ना वो चीज है। लक आपकी समझदारी का नाम है। हाँ। क्या प्यारी डेफिनेशन दी है। अमूमन हम सोचते हैं कि लक ईश्वर या हमारे पुराने जो कर्म है उनका नतीजा होता है, डेस्टिनी कहते हैं हम अमूमन। ये मैम बड़ा ऐसा जनरल सा सवाल है, हालांकि ये हम बड़े कंफ्यूज से रहते हैं कि हमारी डेस्टिनी हमें तय कर चुकी है या हमारे कर्म मैं क्योंकि एस्ट्रोलॉजी करती हूँ खुद से, तो मैं इस पे ये कहना चाहूँगी कि डेस्टिनी आपको ना कुछ चीज़ें हैं जो आपको भोगनी पड़ेंगी, बट अदृढ़ अनदृढ़ कर्मा कहते हैं हम। मेजॉरिटी आपकी लाइफ अदृढ़ कर्मा है। आपके पास ऑप्शन है कि आप 15 प्रोफेशंस में से कोई एक प्रोफेशन कर पाओ, ठीक है, बट कौन से 15, उसमें से आप क्या चूज़ कर रहे हो वो आपने चूज़ किया। तो चॉइस इज़ ऑलवेज सुपीरियर, ये ना आपकी डेस्टिनी है। अब देखिए, ये डेस्टिनी कि आपको माँ बाप कौन से मिले, ये डेस्टिनी है, ये डेस्टिनी है, इसका आप कुछ नहीं कर सकते ना। बट उसके बाद आप उस सिचुएशन से कैसे निभरते हो, आप एक्शंस जो है ना आपके, वो चीज़ें आपके ऊपर है। बट पेरेंट्स आपको क्या मिले वो एक डेस्टिनी है, किस देश में आप पैदा हुए वो डेस्टिनी है। बट उसके अलावा आपकी लाइफ कैसी चली बहुत डेली, उसमें वो आपकी वो डेस्टिनी नहीं है, वो आपके एक्शंस हैं। सो देयर इज दैट कॉम्बिनेशन डज एग्जिस्ट, बट देन you can always make efforts to change that for you. अब मैं बहुत अच्छी डांसर नहीं बन पाई, पर मैंने एफर्ट्स किया तो मैं आज एक अच्छी डांसर तो हूँ। मैं वो चीज़ बोल रही हूँ कि डेस्टिनी नहीं थी कि मैं भरतनाट्यम डांसर बनती या कुछ बनती, बट एफर्ट करके मैं डिसेंट लेवल पे तो आ सकती हूँ। तो वो एंड ये ठीक है कि मैं उसे फिर प्रोफेशन नहीं बना सकती, बट देन मुझे कुछ और तो मिला है, एंड हर किसी को कुछ मिलता है। तो आप अगर किस्मत और डेस्टिनी, प्रॉब्लम क्या है ना, किस्मत और डेस्टिनी पे वो होते हैं जिनको अपनी चॉइस की चीज़ ना करने को मिले। जब आप इतने फ्लेक्सिबल हो जाओ कि आपका फोकस एक लार्जर प्रॉब्लम पे हो, ना कि अपनी डिज़ायर्स पे हो, तब आप डेस्टिनी नहीं बोलते। डेस्टिनी सिर्फ वो बोलते हैं जिनकी इच्छा बहुत स्पेसिफिक है और वो उसके लिए वो हो जाए। अब मेरी उस लड़की से शादी हो जाए, ये अब इसको आप कहोगे मेरी किस्मत ख़राब है। अरे भाई, तुमने एक ऐसी चीज़ बना दी जिसमें किसी और की डेस्टिनी का भी रोल आ गया, ठीक है, तो वो तो फिर डेस्टिनी हो गया ना कि नहीं होगी उस लड़की से शादी अगर वो नहीं चाहती है। तो आप वो चीज़ें डेस्टिनी में करोगे तो ऑब्वियसली, जैसे हम कहते हैं शादियाँ डेस्टिन्ड होती हैं, राइट, क्योंकि उसमें दोनों चीज़ें हैं। बट डेस्टिन्ड शादी को भी आप बिगाड़ तो सकते ही हो। और हम एस्ट्रोलॉजी में जो एडवाइस देते हैं वो यही देते हैं कि भाई आप उसे सुधार भी सकते हो। हम क्या करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, हम आपको आपके बारे में एज एन इंसान बताते हैं कि आपकी ये पोटेंशियल्स हैं और ये आपके ड्रॉबैक्स हैं। अब आपकी चॉइस है कि आप उसे कैसे हैंडल करें। एंड देखिए, माँ बाप कौन मिले, देश किस में आप पैदा हुए, वो ज़रूर डेस्टिनी है, उसे आप नहीं वो कर सकते। बट उसके अलावा majority, I think 90% of your life is not destiny. It is your actions, your समझदारी and the way you handle it. and हम इसे कहते हैं अदृढ़ कर्मा, कि आप उसे उस मोमेंट में डिफाइन करते जा रहे हो. माई पास्ट एक्शंस डिफाइन माई फ्यूचर. राइट, मैंने आज तक जो किया है, मैं अगर कोई नॉलेज लेके आई हूँ तो फ्यूचर में मेरे पास वो नॉलेज अवेलेबल है कहीं पे अप्लाई करने के लिए. ऑल ऑफ दैट डिफाइंस. तो वो चीज़ ज़रूर है. बट आप अगर ये कहते हो कि जी डेस्टिनी सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है. डेस्टिनी थी तो मैं एग्जाम ही नहीं देती. ठीक बात. मैं एग्जाम ही नहीं देती तो क्या कर लेती डेस्टिनी. सही बात. आपके एक्शन बड़ा महत्व रखते हैं, आपके कर्म महत्व रखते हैं. हमेशा कर्म को महत्व दिया भी गया है. गीता से लेकर बहुत सारे ऐसे हमारे ग्रंथ या हमारी संस्कृति में ये कर्म का महत्व हमेशा से रहा है. मैं भी एक आखिरी सवाल आपसे. ये कहा जाता है कि ये जो यूपीएससी की यात्रा है, ये हमारे जीवन की यात्रा है. उसमें कुछ हमारे शौक होते हैं, कुछ हॉबीज़ होती हैं, वो हम लेके चलते हैं तो फिर वो हमारा कई वो कहते हैं कि इसमें वक्त ज़्यादा ख़राब हो रहा है. नहीं, मैं डिसएग्री करूँगी जी. खराब कुछ नहीं होता, आपके ऊपर है आप खराब कर रहे हो कि नहीं. एक्सेस तो हर चीज़ की बुरी है ना, अति तो हर चीज़ की बुरी है ना. तो आप पूछिए बाकी का. तो नहीं, मैं वही था कि अपना शौक भी रखना चाहिए या बिल्कुल फोकस स्टडी पे रखना चाहिए. भाई मैंने तो सारे शौक रखे हैं.
जी। मैंने तो बहुत पिक्चरें भी देखी थी, बहुत थिएटर भी अटेंड किया, बहुत घूमने भी गई हूँ, मैंने तो बहुत सब किया है और बहुत दोस्तियाँ भी निभाई हैं। मैंने तो सब किया था। मुझे ऐसा लगता है अगर आप रियली प्रैक्टिकली किसी चीज़ के लिए काम करते हो तो आपके पास सब चीज़ करने का टाइम है। कोई इंसान ऐसा नहीं है जो 20 घंटे हर रोज़ पढ़ सके। वो आप अपने आप से मजाक कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो आप अगर सही से प्लान करते हो अपनी लाइफ को, आप सब कर सकते हो। एक्सेस हर चीज़ की बुरी है। अब यार पढ़ाई के टाइम पे तुम 50 मतलब 15 पिक्चरें देखने लग जाओ तो फिर तो गलत ही है ना। बट आप सब कर सकते हो मॉडरेशन में। पूरा पूरा दिन बाहर घूम रहे हो तो वो भी गलत है। चाय पीने गए, जैसे बहुत सारे बच्चे यहाँ आते हैं, मैं देखती हूँ चाय के उस पर गए और वहीं बैठे हुए 2-2 घंटे। अब वो तो फिर एक्सेस है ना। अगर उतना सेल्फ कंट्रोल नहीं है फिर तो छोड़ ही दो। क्या प्यारी बात कही। सेल्फ कंट्रोल ज़रूरी है क्योंकि यात्रा बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है। उसमें जो सक्सेस की गुंजाइश, जो सफलता आप चाहते हैं, एग्ज़ाम बहुत बड़ा है। 10 लाख के करीब बच्चे उसमें बैठते हैं। आपकी तरह वो उस सपनों को जीते हैं कि वो भी सक्सेस होंगे, देश की सेवा करेंगे। तो ऐसे में महत्वपूर्ण ज़रूरी है। और मैंने ये कहा भी है कि ये जो बहुत सारे मिथ हैं कि आप 18 घंटे पढ़ रहे हैं, 20 घंटे पढ़ रहे हैं, वो आवश्यक नहीं है। आवश्यक ये है कि आप कितने फोकस हैं, कितने कंट्रोल्ड हैं। और दूसरा, अपने शौक मरने मत दीजिए। बहुत शुक्रिया मैम, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। बहुत मजा आया। थैंक यू। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।